हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। आज अपने पास इस क्लास में हम क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप नोटबुक और पेन निकाल के बैठे और पहले मेरी बातों को समझे, फिर नोट डाउन भी करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? कॉस्ट। कॉस्ट भाई, लागत। अगर आपको प्रोड्यूस करना है, आपको प्रोडक्शन करना है, तो हमें कॉस्ट लगाना पड़ेगा, खर्च तो करना पड़ेगा। तो क्या छोटा सा डेफिनेशन बोला कॉस्ट का। यहाँ हो सकता है कुछ लाइट की वजह से यहाँ दिख ना रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट किसको बोला? मैंने बोला एक्सपेंडिचर इनकर्ड। कुछ मैंने क्या किया है, एक शॉर्ट वे में बनाया है, डेफिनेशन आपके बुक में भी दे रखा है, उसमें पूरा बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, किसी पे खर्च होगा ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। ये आपका डेफिनेशन। तो मतलब क्या है भाई कि हर वो खर्चा जो एक प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है फैक्टर इनपुट पे और नॉन फैक्टर इनपुट पे, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो यहाँ पे एक बात निकल के आ गया नया कि भाई फैक्टर इनपुट क्या है और नॉन फैक्टर इनपुट क्या है। तो देखिए, मैंने बोला इनपुट अगर को लगाएंगे और ये मैंने माना कि मशीन है, तो मशीन के अंदर इनपुट गया तो क्या निकल के आएगा आपके पास? आउटपुट। तो बात यहाँ निकल कर आ रहा है कि इनपुट दो तरह का है। एक इनपुट है जिसको बोला फैक्टर इनपुट्स, ठीक है। दूसरा इनपुट है जो कि जिसको क्या बोला? नॉन फैक्टर इनपुट्स। एक फैक्टर, दूसरा नॉन फैक्टर। फैक्टर में क्या क्या आएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसको आपको याद भी रखना है इस चीज़ को, ठीक। नॉन फैक्टर इनपुट्स में क्या आएगा? रॉ मटेरियल। तो दो तरह के इनपुट्स हो गए, फैक्टर, नॉन फैक्टर। चलो अच्छी बात। यहाँ मैं एक बात लिख रखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। अभी समझते पहले इनपुट्स को समझने के बाद दो तरह की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एक हमारा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। और भी तरह के कॉस्ट आप पढ़ेंगे, बट इस दोनों को पहले समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्शन में अगर मैं बोलूँ, मैं इसको बड़े अच्छे से समझाना चाहूँगा क्योंकि बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैंने बोला किसी भी प्रोडक्शन में या किसी प्रोडक्शन के लिए आपको फैक्ट्री की ज़रूरत तो पड़ेगी, बिल्कुल। आपको वर्कर की भी तो नीड है, बिल्कुल। और भी चीज़ें की नीड है, बट मैंने बोला एक दो चीज़ मैंने बेसिक लेके चला अपने साथ। तो मैंने बोला एक बात बताओ, अगर फैक्ट्री आपका अपना नहीं है, फैक्ट्री अगर आपका अपना नहीं है, वर्कर भी आपने बाहर से लेना है, तो फैक्ट्री का स्पेस रेंट पे ले लिया, तो आप क्या पे करोगे? रेंट पे करोगे। कुछ ना कुछ खर्च आएगा रेंट का, वर्कर्स को वेजेस पे करोगे, कुछ ना कुछ खर्चा आएगा वेजेस का भी। तो ये रेंट का खर्चा किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हो, किसी वेजेस का खर्चा किसी आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं। जब एक प्रोड्यूसर खर्च एक्चुअल में कैश खर्च करता है, आउटसाइडर्स को, अदर्स को पे करता है, तो उस कॉस्ट को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड, एक्चुअल में जो खर्च लग रहा है उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये बात तो ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है भाई, इसको भी समझ लो। अब मैंने बोला, मान लीजिए ये जो फैक्ट्री का एग्जाम्पल लिया था और ये वर्कर्स का एग्जाम्पल लिया था। वर्कर्स में स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों ही हो सकता है। तो मैंने बोला फैक्ट्री का जो स्पेस था वो आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग था, उसी को आपने फैक्ट्री में कन्वर्ट कर लिया। और उस फैक्ट्री का मार्केट में अगर बात करें वैसे स्पेस मिलने का, तो वैसा स्पेस मिलेगा सपोज आपको 50,000 रुपये रेंट लगाकर हर मंथ। बट मार्केट में आपके पास वो स्पेस तो आपका अपना है, तो ये 50,000 रुपये आपको तो किसी को पे करना नहीं है। बट अगर वो फैक्ट्री आपका अपना नहीं होता, तब तो कहीं ना कहीं ये 50,000 रुपये पे करना पड़ता। डैट मीन्स एक बात हम सोच सकते हैं कि भाई ये फैक्ट्री के पीछे जो खर्च आ सकता था, जो कि आ नहीं रहा है क्योंकि हमारा अपना है, सेल्फ ओन्ड है। कैसा है? अपना है। तो सेल्फ ओन्ड है जिसपे कि मार्केट के हिसाब से 50,000 रुपये रेंट उस पर खर्च आना चाहिए। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट जो है, और उस चीज़ को हम अकाउंटिंग पे लेकर चलें, तो बिजनेसमैन, एक प्रोड्यूसर इस 50,000 रुपये को खर्च मान के चलेगा, खर्च मान के चलेगा। क्योंकि अगर ये अपना स्पेस नहीं होता, अगेन बता रहा हूँ मैं, तो ये 50,000 रुपये आपको पे करना पड़ता। तो क्यों ना मैं आपको इस तरह से, हम अपने प्रोड्यूसर भाई और एक बिजनेसमैन इसको इस तरह से लेके चले कि भाई ये फैक्ट्री मान लो यही बात है। इस मान लो क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड, मान लेना, समझ लेना कि मान लो भाई ये अपना नहीं है, मार्केट का है, तो 50,000 रुपये रेंट इस पर निकल रहा है।
ये खर्च आप किसी को पे नहीं कर रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन में हम खर्च मान के चलेंगे 100%। तो हर वो खर्च सॉरी जो आपको पे तो नहीं करना है, बट खर्च वो एक तरह का है मार्केट के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो कि एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर किस पर, सेल्फ ओन्ड पे। सेल्फ ओन्ड क्या क्या हो सकता है, अपना क्या क्या हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है ना। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर थे कि मार्केट में लगभग इस स्पेस का 50,000 रुपये पे करना पड़ता। और भी क्या हो सकता है, कुछ लोग अपने फैमिली में ही 4-5 लोग, तो उसको भी लगा दिया फैक्ट्री के काम में। तो इनके ऊपर भी जो आउटसाइडर्स को पे करना पड़ता, अगर बाहर से 4-5 लेते वर्कर्स, स्किल्ड अनस्किल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने, सिंपल बोला वर्कर्स, ठीक। और कुछ वर्कर्स तो आपने बाहर से बुलाए, तो कुछ जो अपने घर के लोग काम कर रहे हैं उनको भी मार्केट के हिसाब से कैलकुलेशन तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर उतने लोग मार्केट से बुलाते हैं हम, दैट मीन्स कुछ लोग अपने लगा दिए, अपना फैक्ट्री यूज कर लिया, तो इन पर कुछ खर्चा तो आ रहा है। कैलकुलेशन एस्टिमेटेड, दैट इज योर इम्प्लाइड कॉस्ट, जो कि एक्चुअल में आप पे नहीं कर रहे हो, बट एक एस्टिमेशन कैलकुलेशन आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स में ऐसे ही होता है भाई, कि जो खर्चा पे कर रहे हो वो तो लेना ही लेना है, और जो खर्चा पे करना पड़ सकता था, जिसको कि एक अदर वर्ड में हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। सपोज आपने किसी अपने जगह किसी बिल्डिंग को रेंट पे लगा रखा था, मंथली आप उससे 50,000 रुपये रेंट ले रहे थे। आपने क्या कि वो जगह खाली करवा लिया, तो 50,000 रुपये एक तरह का नुकसान हो गया। क्यों खाली करवाया बताता हूँ अभी। और आप कहीं जॉब कर रहे थे, वहाँ से आपका सपोज 50,000 रुपये सैलरी भी आ रहा था, तो आपने जॉब भी छोड़ दिया, जगह खाली करवा लिया, 50,000 रुपये वहाँ से रेंट आ रहा था, अब नहीं आएगा। जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ दिया, 50,000 रुपये की सैलरी अब नहीं मिलेगा। और आपने क्या किया, उस जगह पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया, किसी प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया। उस जगह पे और खर्चा आएगा टोटल, मशीन लाने पे, जगह को रिनोवेट करने पे 5 लाख रुपए का। तो मैं अगर टोटल कॉस्ट की बात करता हूँ प्रोडक्शन के केस में, अभी इस एग्जांपल में, तो सिर्फ 5 लाख नहीं होगा, 5 लाख जो लगाया है वो, और आपका रेंट पे जगह लगा रखे थे ना, वो जगह आपने खाली करवाया भाई, तो खाली करवाने की वजह से आपका और भी कुछ पैसा छूट गया, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करते हो जिसकी वजह से आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो सेक्रीफाइस करने की वजह से आपका कुछ तो कॉस्ट लगा है ना। मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सेक्रीफाइस बड़ा है छोटा है, सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस, ठीक है। तो आपको जगह खाली करवाना पड़ा, ये 50,000 रुपये आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करने की वजह से, प्रोडक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से उस जगह को खाली करवाना पड़ा। तो एक अपॉर्चुनिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा अपॉर्चुनिटी आप गिव अप कर रहे हैं, है ना। तो 50,000 का एक ये भी कॉस्ट, और आप जॉब भी छोड़ के आ रहे हो ना भाई, तो ये भी तो आपके कॉस्ट में इंक्लूड होगा कि मेरा क्या क्या गया या क्या क्या अब नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले, कुछ फैक्ट्री में आप काम करवाने वाले हो। तो भाई एक तो खर्चा ये लगा ही लगा, और ये खर्चा ये जो मिलने वाला था ये नहीं मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स में जो मिल रहा था अब नहीं मिलेगा, उसे कॉस्ट मानते हैं, और ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यहीं से निकल के आता है इम्प्लाइड बोलो चाहे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलो, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसलिए इसको लिख रखा था ताकि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको समझा दूँ। तो अगेन ये खाली करवा दिया, और ये सैलरी जो आ रहा था अब नहीं आएगा, तो ये भी कॉस्ट, इसको हम बोल देंगे यहाँ पे क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये आपका 5 लाख का कैश तो खर्च हुआ ही। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दिस केस विल बी 6 लाख रुपीज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हो आगे। तो अगर जनरली बात करें तो टोटल कॉस्ट कहीं अगर निकालना है तो उसमें दोनों मानेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, या कभी कभी यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख दिया करते हैं। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल से आप टोटल कॉस्ट को समझ सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज द एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो आगे। अब आपका आ रहा है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या, अगर आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन करवाया है भाई, आपके फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है कोई प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो ये जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है इसको तो लोग नहीं जान रहे इस प्रोडक्ट के बारे में, या थोड़ा बहुत जान रहे हैं बट ज़्यादा नहीं जान रहे, तो आप चाहते हैं इसको प्रमोशन करवाना, एडवर्टीजमेंट करवाना इस चीज़ का। तो देखो सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या, प्रोडक्ट को सेल्स करवाने के लिए, टू प्रमोट ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या कराना भाई, प्रमोट करवाना है। क्यों, क्योंकि आप उसको सेल करना चाहते हैं। उसके पीछे जो प्रमोशनल कॉस्ट लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लग रहा है, वो सारे क्या होते हैं आपके सेलिंग कॉस्ट होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है।
प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ भाई? प्रोडक्शन करने के ऊपर, प्रोड्यूस करने के ऊपर जो भी खर्च आपका लग रहा है, डैट इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट सिंपली। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में फिर देख लो कि प्रोडक्शन करने के लिए भाई 5 लाख तो लगा ही लगा, और जगह भी खाली करवाना पड़ा ना, तभी तो उस जगह पे हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और जगह अपना है लेकिन मार्केट में उसका कुछ रेंट है, तो वो रेंट क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। दैट्स वाई। तो कुछ खर्चा तो अपना लगा और कुछ खर्चा इम्प्लाइड भी है यहाँ। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लेंगे और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए, ठीक है। तो चलो और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन। देखो जस्ट इसके पहले जो चैप्टर है आपका प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू फैक्टर, है ना, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर, उसमें आपने पढ़ा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है? कुछ फैक्टर्स तो फिक्स्ड होते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स फैक्टर में क्या ले लेंगे? आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, आपने मशीन इंस्टॉल करवा लिया, आपका फैक्ट्री था ही या फैक्ट्री रेंट पे लिया है जो भी, तो फैक्ट्री के पीछे जो भी खर्च लगा फिक्स कॉस्ट है, मशीन के ऊपर जो भी खर्च लगा फिक्स कॉस्ट है। अब मान लो प्रोडक्शन 2-4 दिन नहीं हुआ, तो एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है, उसके ऊपर जो खर्चा लगना वो खर्चा लग गया। अब जो अगर आप आउटपुट नहीं भी करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपका फिक्स कॉस्ट लग चुका है। मतलब बात यहाँ एक समझ में आ रहा है कि भाई फिक्स फैक्टर के पीछे जो खर्च लग गया और आप आउटपुट कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आउटपुट अगर आपका जीरो भी है तो फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगा। मतलब ये जो मैंने यहाँ बात लिख रखा है कि आउटपुट अगर जीरो हो भी जाएगा तो फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो आपका आना ही आना है। मतलब क्या? और चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ फिक्स कॉस्ट और मैंने यहाँ लिखा आउटपुट, मैंने बोला फिक्स कॉस्ट 20 लिख दिया, आउटपुट सपोज 0, क्योंकि माने खर्च तो हो गया मशीन फैक्ट्री सब के ऊपर, मान लिया 20, और आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो कितना हो गया? 0। फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। आउटपुट आपने कुछ स्टार्ट किया तो मान लो 1 आ गया, फिक्स कॉस्ट तो 20 ही रहेगा, आउटपुट कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरह से 20-20-20 चलता रहेगा और आउटपुट आपका कुछ भी हो सकता है। फिर डिस्कस करेंगे अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो ये बात तो समझ में आ रहा है, फिक्स कॉस्ट जो है आपका मोर और लेस कहीं ना कहीं जो लग चुका है वो लग चुका है, उसके बेसिस पे जितना प्रोडक्शन हो सकता होगा या प्रोडक्शन नहीं भी होगा तो फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि फैक्ट्री तो स्टार्ट हो गया, मतलब फैक्ट्री तो ले लिया, मशीन इंस्टॉल करवा लिया, अब वर्कर से नहीं आए, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं होता आउटपुट 0, लेकिन जो लागत लगना था वो तो लग चुका था। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटपुट 0 होगा तो फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होना ही है, ठीक है। अब ध्यान रखना आपको क्या, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या आएगा उसमें? एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जितने भी लैंड एंड बिल्डिंग पे जो भी खर्चा है वो फिक्स्ड है, उसको हम कम तो नहीं कर सकते, जो लग गया सो लग गया। मशीन प्लांट पे जो खर्चा है वो फिक्स्ड है। लाइसेंस फी, वन टाइम पेमेंट करना होता है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस में कि आपको लाइसेंस लेना होता है ना, बहुत सारे प्रोडक्शन में क्या लेना होता है? लाइसेंस फी फिक्स्ड है। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, आपके प्रोडक्शन में आपके फैक्ट्री में बहुत सारे स्टाफ और लेबर क्लास के स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड, तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपके परमानेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कि मतलब वो रहेगा प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, है ना। तो दैट इज योर वेजेस एंड सैलरीज ऑफ फिक्स या बोलो परमानेंट स्टाफ। तो दीज आर योर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं वेरिएबल फैक्टर पे। तो मैंने बोला शॉर्ट टर्म में तो कुछ फैक्टर तो फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आपके वेरिएबल है। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? जिसको आप चेंज कर सकते हो। आउटपुट ज़्यादा तो वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा, आउटपुट कम तो वेरिएबल फैक्टर कम, है ना। आउटपुट कुछ नहीं तो वेरिएबल फैक्टर 0, ठीक। तो मैंने बोला अगर आउटपुट ज़्यादा करना है, क्या करना है? ज़्यादा, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगा? ज़्यादा, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आउटपुट को क्या करना है? कम, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि अगर आउटपुट कम तो वेरिएबल फैक्टर्स कम, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? कम। और मैं बोलूँ अगर आउटपुट 0 तो वेरिएबल फैक्टर्स तो कुछ होगा ही नहीं, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 0, बट फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, ठीक बात है सर। फिर आते हैं हम कहाँ पे?
प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट लगेगा वो आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वो होते हैं जो हम अपने नीड के हिसाब से बुलाते हैं कि आओ भाई इतने दिन का काम है, तो जब तक काम है उसे रखते हैं फिर हटा देते हैं, है ना। तो मतलब वेरिएबल है, कभी है कभी नहीं है, ज़रूरत है तो बुला लिया, ज़रूरत नहीं तो हटा दिया। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस, जिसको हम अकाउंट में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, अगर मशीन ज़्यादा यूज हुआ है तो मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन का खर्च, डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है वो भी कुछ ना कुछ आएगा ही। मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा तो मशीन का यूज़ ज़्यादा तो वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस ज़्यादा, प्रोडक्शन कम तो मशीन का यूज़ कम तो वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस कम। बात समझ गए सर? हाँ सर समझ गए। तो मैंने लगभग आपके कॉस्ट चैप्टर का 45 to 50% कवर कर दिया है, और आप कह सकते हैं 55 to 60% कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लासेस में कॉस्ट को लेके हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप समझेंगे, बिहेवियर समझेंगे, टीसी का, टोटल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट का, ये सब समझेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं एक ग्राफ छोटा सा समझा दूँ फिक्स कॉस्ट का, है ना। चलो यही समझा देता हूँ। मैंने एक लाइन लिया, ये एक ये लिया, मैंने यहाँ लिखा आउटपुट और यहाँ मैं लिखता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। हालांकि ऐसे जाएगा फिक्स कॉस्ट, मैंने अभी लिख दिया है। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट वो जो 20 दिया था अपने एग्जाम्पल में, यहाँ पर वो 20 है, तो लाइन कैसे जाएगा, ये ऐसा जाएगा। आउटपुट इतना रखो तो ही फिक्स कॉस्ट इतना, आउटपुट और बढ़ा दो तो ही फिक्स कॉस्ट कितना है, इतना, आउटपुट और बढ़ा दो तो आउटपुट तो इतना हो गया, लेकिन फिक्स कॉस्ट इतना। मतलब उसमें लैंड वगैरह फैक्ट्री वगैरह है, थोड़ा बहुत अगर आउटपुट बढ़ाना है तो क्या फैक्ट्री बढ़ा देंगे या मशीन बढ़ा देंगे? नहीं ना भाई। तो वही तो बोल रहा हूँ, जो लैंड मशीन्स वगैरह के ऊपर जो खर्च लगा वो तो फिक्स है, आउटपुट आप बढ़ा सकते हो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आया है ना। इसको एक दो बार देखिए वीडियो को अच्छे से, नोट डाउन करो, फिर जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं और फर्दर डिस्कस कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।